हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का कृतिका का चैप्टर नंबर 2 मेरे संग की औरतें। ये एक संस्मरण है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है था। लेखिका की नानी अनपढ़ पारंपरिक पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बेस्टी पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय लड़की की शादी की चिंता सताने लगी, जिसके लिए उन्होंने अपने पति से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की नज़ाकत को समझा और उनकी ख्वाहिश पूरी की। वह अपने मित्र को बुला ले आए। नानी ने उनसे कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी इनके जैसे साहबों से हो। आप मेरी बेटी के लिए अपना जैसा कोई स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ दीजिए। तो उनकी ये जो बात है ये उनके अंदर व्याप्त इस प्रेम को प्रकट करती है। नानी की जिद के अनुसार उनकी जो माँ की शादी ऐसे ही एक पढ़े लिखे होनहार स्वतंत्रता सेनानी से होती है, जिन्हें स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण ICS के इम्तिहान में बैठने से मना कर दिया जाता है। उनके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद कुछ नहीं होती। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी इन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती ताकि दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे घर के कामकाजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भरती माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। इन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। इनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ ना बोलना, और दूसरा, वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। फिर लेखिका अपनी परिदादी के बारे में बताती है कि वे लीक से हटकर चलने की शौकीन थी। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी पतोहू को पहला बच्चा हो तो वो लड़की हो। उस टाइम पर भी उनके द्वारा ऐसी मन्नत मांगना सभी के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि उस समय लोग अधिकतर पहले बच्चे के रूप में लड़के को ही मांगते थे। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ईश्वर ने उनकी कामना पूरी की और उनके घर में 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे। घर की सारी औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब घर हवेली में घुस गया इसकी किसी को खबर ना हुई। पर चोर बदकिस्मत था। जिस कमरे में वह घुसा उस कमरे में परदादी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने के कारण वह अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोई थी। परंतु चोर दबे पांव जब घर में घुसा उसकी आहट से ही उनकी नींद खुल गई। उन्होंने उठते ही जब साइड में पानी देखा तो पानी नहीं था। उन्होंने उस चोर से पानी मांगा। चोर ने कुएं से जाके पानी लाया और उन्हें दिया, जिसमें से कुछ पानी उन्होंने पिया और बाकी का पानी चोर को दिया पीने के लिए। और उससे सहजता से बेटा कहकर उन्होंने उसे संबोधित किया और उसे कहा कि तुम्हें बेटा माना है, अब तुम्हारी मर्जी, या तो तुम चोरी करो या खेती। उनके स्वभाव से चोर पर असर पड़ा और उसने चोरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जहां देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त लेखिका बीमार थी, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर ने इंडिया गेट जाकर जश्न मनाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने काफ़ी रोया धोया, लेकिन उनकी कोई भी पुकार नहीं सुनी गई। और उनके पिताजी ने उन्हें एक उपन्यास बर्दस कारामजोव देकर उन्हें पकड़ा दिया।
जिसे उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन रोते धोते जैसे भी करके उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ा, जिसके कारण उनकी धीरे धीरे उसे पढ़ने में रुचि बनने लगी। लेखिका की बहनों में कभी ये हीन भावना नहीं आई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वे मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा, उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थीं। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी, जिसके कारण पिताजी बहुत गुस्सा भी करते थे, क्योंकि उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वे बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम, पढ़ाने का अधिक शौक था। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और वो अपनी जिद के कारण उससे शादी करके भी रहती हैं। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी की और पिताजी के कहने पर बीए भी पास की। उसे भी पढ़ने लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हाँ नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। उसके बाद वे कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बगालकोट में पहुंच गई। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने के लायक हो गए थे। फिर उन्होंने वहां के लोगों की राय पर उन्होंने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनकी वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो कम है, इसलिए वो वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जाहिर रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। लेखिका को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा या नहीं। तो उनको फिर वो गुस्सा आया और उनकी बात वो वहीं ख़त्म हुई। फिर उन्होंने खुद ही निर्णय लिया कि वह खुद अपने दम पर हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेंगी। कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से वह अपना संकल्प पूरा कर सकी, और जिसके कारण उसमें केवल उन्हीं के बच्चे नहीं बल्कि अन्य अफसरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने लगे और शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला लेने लगे। ऐसे अनेक मौके आए जहां पर लेखिका ने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए हैं, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में जब तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर चली आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। तो ये हमारा जो पूरा पाठ था, मेरे संग की औरतें, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।